पेरेंट्स बैठे हुए हैं कि इनके ये रैंक नंबर सिर्फ एक नंबर्स नहीं है, ये इनकी उस मेहनत का एक जीता जागता बेमिसाल हमारे सामने सभी के है, जो इन्होंने सालों तक मेहनत किया है, क्योंकि ये कोई रातों रात चमकने वाली किस्मत में से नहीं था, ये वो है जो इन्होंने कई सालों से किया है। आप सभी लोगों को वेलकम मैं करना चाहूँगा आज के प्लेटफॉर्म पे जीडीसी आगाज, जहां आप सभी के रिजल्ट को सेलिब्रेट हम लोग करने जा रहे हैं आज। अब हमारे बीच है जीपैट नाइपर टॉप 10 स्टूडेंट, जिन्होंने अपनी मेहनत के दम पे उस लेगेसी को फिर से कंटिन्यू किया है जिसके लिए जीडीसी को हमेशा से जाना जाता रहा। बाकी सभी स्टूडेंट को भी कॉन्ग्रेचुलेट मैं करना चाहूँगा इस रिजल्ट्स के लिए। आप ऐसे ही आगे बढ़ते रहे डे बाई डे। स्टार्ट में करना चाहूँगा आज के सेशन को आप अभिषेक सर के साथ कि अभिषेक सर आज के सेशन में आप स्टूडेंट इस टॉपर्स टॉक इंटरेक्शन के जरिए उन बच्चों के बारे में जानना चाहें कि उन्होंने इस प्रिपरेशन के दौरान में कौन कौन सी डिफ़िकल्टीज़ को फेस किया है, उन्होंने वो कौन सी स्ट्रैटेजी थी उनके साथ में कि उन्होंने इस इतने अच्छे रिजल्ट्स को बनाया है, और ये स्ट्रैटेजी आने वाले समय में उन स्टूडेंट्स के लिए काम में आएंगी जो कहीं ना कहीं फ्यूचर में जीपैट 2026, 27 और 28 इट मीन्स जूनियर बैचेस के लिए ये इंस्पिरेशन होगा, और इसीलिए इस टॉपर स्टॉक को हम लोगों ने ऑर्गेनाइज किया है। एग्ज़ाम की प्रिपरेशन जो है आपने कब स्टार्ट किया, और इस एग्ज़ाम से आपको कहाँ से ये इंस्पिरेशन मिला कि आप इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करो, और आपके फ्यूचर प्लानिंग्स क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे जीडीसी के बारे में लाइक मेरे सीनियर थे, वो भी जीडीसी से थे और एक जीपेट रैंकर थी, लाइक 23 रैंक था उनका। तो उन्होंने मुझे प्रीफर किया कि अगर तुम्हें मतलब अच्छी नॉलेज चाहिए और मतलब रिग्रेट नहीं होना चाहिए ज्वाइन करने के बाद, तो उन्होंने बोला कि जीडीसी ज्वाइन कर लो, मतलब बहुत ही बेस्ट है। तो मैंने उन्हीं को रेफर करके आँख बंद करके जीडीसी ले लिया कि उन्होंने बोला तो बेस्ट ही होगा, और ज्वाइन करने के बाद मुझे पता चला कि मतलब उनका डिसीजन काफ़ी राइट था, और उन्होंने ड्यूरिंग माई स्टडीज जो हेल्प की है, कभी भी डाउट्स होते थे, लाइक किसी भी चीज़ की ज़रूरत होती थी, नोट्स सब प्रोवाइड हो जाते थे। एंड आई एम 2 ईयर प्राइम कोर्स स्टूडेंट, तो मैंने अपनी जर्नी 2023 में स्टार्ट की थी। देखो पढ़ाई तो सब कर रहे हैं, व्हाट वाज योर बिगेस्ट मोटिवेशन एंड सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट ड्यूरिंग होल योर प्रिपरेशन जर्नी? स्ट्रेस आता है, सबको होता है, तो मोटिवेशन आप सभी का क्या था और सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट आपका क्या था आप सभी का? सबसे बढ़िया तो आप ही मोटिवेट करते हो, लाइक आपके वो थर्मोडायनामिक्स के डायग्राम लाइक थोड़ा और मेहनत कर लो तो मिल जाएगा वो। और फिर आपने वो एक सेशन दिया था कि पहले फाइंड आउट करो व्हाई, अगर व्हाई मिल गया तो हाउ ऑटोमेटिक मिल जाएगा। तो उसने काफ़ी ज़्यादा हेल्प किया, मैंने पहले ही अपना व्हाई क्लियर कर लिया कि मुझे क्यों पढ़ना है, और उसके बाद सब फ्लो में होता चला गया। और सर स्ट्रेस आता था, काफ़ी आता था, तो कई बार ऐसा हुआ कि लाइक बुक रख देता था और एमसीक्यू सेशन चालू कर देता था, और कभी पढ़ने का मन ना हो तो गेम्स खेलने लग जाता, लाइक चेस। मैंने बहुत गेम्स खेले अपनी स्टडीज में। मेरा टारगेट था कि नाइपर में एडमिशन चाहिए, तो मैं पूरा मेहनत लगा दिया। सर सबसे पहले मोटिवेशन तो घर में मेरी मम्मी और पापा हमेशा से, कभी कभी जब क्लासेस चलते थे तो वो भी मेरे साथ बैठकर फिर हम बातें करते थे जीपैट और नाइपर में कैसे करना है, और हर दिन की क्लास में कुछ समय आप सभी ने मोटिवेट किया है ताकि कभी भी हम थक ना जाए। थोड़ा थोड़ा सक्सेस अल्टीमेट सक्सेस नहीं होता है, तो उसके लिए हम सभी को लगता है कि आप सब और हमारे दोस्त, हमारे पेरेंट्स, हम सब ने मिलकर आज ये हासिल किया है। थैंक यू। I have a special question for you. यस सर। What the method you have preferred for the active revision consecutively? तो सर सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद कहना चाहूँगा कि आपने मुझे गोल्डन अपॉर्चुनिटी दी इस वंडरफुल स्टेज पे बोलने के लिए, कि मैं अपने आप को एक्सप्रेस कर सकूँ और अपनी बातें बता सकूँ। तो रिवीजन के लिए जो मेरी स्ट्रैटेजी थी वो कुछ इस तरह से थी कि
जब मैंने ज्वाइन करा था 2 साल का कोर्स, तो 5-6 महीने तो थोड़ा सा स्ट्रेस मतलब मैनेज वगैरह नहीं हो पाया, और मतलब थोड़ा सा वो आपको नई चीज जब होती है कोर्स वगैरह ज्वाइन करते हो तो थोड़ा मतलब चेंज वगैरह आता है, तो आपको मैनेज वगैरह करने में प्रॉब्लम आती है। तो 5-6 महीने में अच्छे से रिवीजन नहीं चला, तो 1.5 साल में मैंने उसका अच्छे से रिवीजन करा। उसमें मैंने ये करा था कि हर महीने मतलब 10-15 दिन में कभी 10 दिन, कभी 12 दिन, कभी 15 दिन, मतलब हर बार कभी कुछ दिन मतलब थोड़ा बहुत चेंज होता रहता है, क्योंकि जैसा सब्जेक्ट ऐड करते रहते हो तो कभी 10 दिन का रहता है, 12 में 15, है ना। तो उसकी वजह से तो महीने में लगभग 2 बार रिवीजन कर लेता था, ऑलमोस्ट मतलब कम से कम 2 बार, कभी कभार 3 बार भी हो जाता था, डिपेंड करता है पेपर पास आ रहे हैं क्या आ रहा है। 24 में भी मैंने दिया था तो 2 बार कम से कम महीने में रिवीजन करता था, तो 1.5 साल 18 महीने हो गए हैं, तो कम से कम मैंने 36 बार तो रिवीजन करा है, क्योंकि 15 में कर देते हैं वो सारे नोट्स वगैरह। वन मोर क्वेश्चन, यस सर। वो एग्जाम की कितनी दिन पहले कैसे प्रेशर रिलीज किया आपने? सर एक्चुअली प्रेशर हैंडल करने में सर एक्चुअली मैं 2024 में दिया था, तो उसमें मेरी 224 रैंक आई, अच्छी रैंक आई, तो उससे मेरा क्या था सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत हाई था, क्योंकि मुझे पता था कि मैंने जो मेहनत कर रहा था 2024 में मुझे बहुत स्ट्रेस था ये वर्ष पहले कि जीडीसी के टेस्ट में तो नंबर आ रहे हैं, अब पता नहीं वहाँ पेपर में आया है, टेस्ट में आ रहा है, तो मैंने अपनी हिसाब से टाइप बना दिया और वहाँ पेपर में नंबर आया, और जब वहाँ पेपर में तो सही नंबर आया, तो जीडीसी में दिया, तो मुझे पता लगा कि मेरी मतलब वहाँ क्या करनी थी, ये एनालिसिस वगैरह पूरा नहीं होता था, कि 6 था, तो उसने मुझे वीडियो में बहुत अच्छा मार्क दिया, कि एनालिसिस का ये करा था, पैटर्न दिया था, बहुत सारे सब्जेक्ट मेरे भी बहुत अच्छे नंबर थे, तो मुझे पता था कहाँ करना है। अब मैं वहाँ जो मेरा पहले सब्जेक्ट है मैं मेंटेन करना है, और नए सब्जेक्ट ऐड करते जाने, फिर हमारी लैंग्वेज स्टार्ट हुई, तो मेरे एक लगा कि इंप्रूवमेंट हो गई पूरी, सारे सब्जेक्ट हो गए, तो मतलब किसी टेस्ट में लगता है कोई हार्ड सा टेस्ट हो तो बढ़िया नंबर आया। हाँ, तो उसमें भी मतलब सेल्फ कॉन्फिडेंस मुझे मिला, मुझे 24 में तो मैं ये चीज कर रहा हूँ कि आप 30 ईयर में पूरी मेहनत करके, मैंने 30 ईयर में पूरी मेहनत करी, फिर जितना मेहनत कर सकता हूँ उतना दी, और तो उसके बाद आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस आ जाता है, तो उसके बाद आपको डर नहीं लगता कि मेरा होगा नहीं होगा, तो मुझे 15 दिन में इतना ही मिला कि क्वालीफाई नहीं होगा नहीं होगा, अब मुझे ये कैसा कि टॉप 10 में आ गई या नहीं आएगी, इतना तो इतना तो क्वालीफाई नहीं करेंगे, है ना सर। यार अंजू बाबू, आपने जितना अच्छा तुम पढ़ते हो बात की बात है, पर बोलते बहुत प्यारा हो यार, एक बार बहुत आसान हो जाएगा क्यों बच्चे के लिए। आपने अपनी प्रिपरेशन में सबसे पहले क्या स्टार्ट किया, कैसे प्रिपरेशन स्टार्ट की, कहाँ से आपकी जर्नी स्टार्ट हुई? एक तो जब हम बस में एडमिशन लेते हैं तो अपने लिए सबसे पहला मोटिवेशन है तो हम सीनियर्स के ऊपर देखते हैं, जो हमारे सीनियर्स थे उनके देखने से हमें चल रहा है कि आने के बाद जीपैट टाइप को एग्जाम की प्रिपरेशन कर रही है, और जो क्लासेस हो गए होते हैं सीनियर्स जब रैंक निकाल रहे तो सीनियर्स बता देते हैं कि तुम्हें यही जाना है, और सीनियर से देख के हम जल्दी स्टार्ट कर देते हैं। अभी तक ये रहने के बाद हम फुल फोकस से स्टार्ट कर देते हैं, तो उसके बाद कंटिन्यू क्लासेस के साथ हो गए नोट्स बना के साथ कंटिन्यू सफर चलता है। वन मोर क्वेश्चन सभी से है क्वेश्चन, सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इम्पोर्टेंट क्या लगा आप लोगों को? जैसे आप पढ़ते थे तो कुछ इम्पोर्टेंट होता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए कि नहीं होता है इम्पोर्टेंट? यस, सबसे पहले तो आपके क्लासेस की जो टैगलाइन है, जो पढ़ना है वो तो सबको मालूम है, जो नहीं पढ़ना है वो सबसे पहले पता होना चाहिए कि वो क्लासेस में बताते हैं कि कौन से टॉपिक के जो ज़्यादा फोकस करना चाहिए, और जो क्लासेस में चीज़ें चलती है इससे हम भटक नहीं जाते, कंपटीशन से एक लाइन में चली जाती है, उससे हमारा अच्छा बिल्डअप हो जाता है। बेटा एक कॉमन क्वेश्चन हम लोग के पास आता है, हम लोग अपने लेवल पे तो रिजॉल्व करते हैं, जब लास्ट मोमेंट होता है, 1 आध महीना बच्चा होता है, तो बच्चे का एक कॉमन क्वेश्चन होता है सर सिलेबस इतना बड़ा हो गया है कि थ्योरी रिवाइज करूँ कि बहुत सारी सीरीज चल रही है, जो सीरीज कंटिन्यू लगाते हैं, तो हम तो दोनों चीज़ सजेस्ट करते हैं, लेकिन तुम लोगों ने उस समय कैसे मैनेज किया करती है? सर लास्ट टाइम जब लास्ट के 2-3 महीने थे तब सब सिलेबस तो पढ़ के हो चुका था, मॉड्यूल सब, तो रिविजन का टाइम आया तो सब समझ में नहीं आया क्या पढ़े, तो मैंने किया था कि फिंगर टिप्स में मॉड्यूल्स में जो इम्पोर्टेंट थिंग्स है तो फिंगर टिप्स में लिख के रखते थे पहली बार, और महामैराथन में डेली करता था क्योंकि महामैराथन से डायरेक्ट क्वेश्चन आते थे जीपैट टाइपर्स में। और बात करें तो एट द एंड सर भोपाल का बहुत फ़ायदा हुआ, भोपाल में पूरा नहीं किया पर जितना किया उससे बहुत फ़ायदा हुआ मेरे को। और सर डिवीजन के सबसे बेस्ट था डाइजेस्टर सीरीज आ रही थी, 100+ वीडियोस थे यूट्यूब पे, तो इतने सारे वीडियो देखने के बाद सर रिवीजन की बहुत बढ़िया हो चुका था। और सर एट द एंड एग्जाम के 4 दिन पहले मैंने पढ़ाई छोड़ दी थी, मैं 4 दिन पहले पढ़ाई छोड़ के चेस खेलना बाकी एंजॉयमेंट करना चालू कर दिया था, क्योंकि एट द एंड आप कितना भी पढ़ो साल भर
अब एग्जाम के टाइम पे आपका जो माइंडसेट है उस पर डिपेंड करता है कि आपकी रैंक आएगी या नहीं आएगी। खासतौर पर जब बच्चे शुरू में आते हैं तो बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं। हम शुरुआत करते हैं टॉपिक का, जिस दिन इंट्रोडक्शन कराते हैं उस दिन बच्चे को उसका डीप का क्वेश्चन आगे का पूछना होता है क्लास में, ठीक है। एक ओवरव्यू अगर मैं क्लासेस से निकाल के अगर यहाँ आपसे पूछूं कि वो जो कहते हैं ना कि बच्चों की जो क्यूरोसिटी होती है क्वेश्चन करने की, लेकिन क्लास के अंत तक किसी भी क्लास में आपको सारे आंसर्स के क्वेश्चंस के जवाब मिले हैं कि नहीं? हाँ सर, ऐसा होता है कि स्टार्ट में ही सब कुछ हमें अभी पता चलना चाहिए, बट लास्ट तक रुको सब पता चल जाएगा। एंड आई थिंक कोई भी क्लास इफ यू अटेंड, लाइक एक स्टार्ट में आपको क्यूरियोसिटी क्रिएट कर देते हैं कि अब यही क्वेश्चन पूछना, आपको भी पता रहता है, बट आप बोलते हैं रुको ज़रा बताऊंगा यार, तो लास्ट में आप बता देते हैं। सो हाँ, सब सवालों का जवाब मिल जाता है। वन मोर क्वेश्चन, आप लोग जीडीसी पे इतना सारा यूट्यूब से लगातार पढ़ते थे, तो उसके लिए रिवीजन की क्या स्ट्रेटेजी होती थी? जैसे यूट्यूब पे आपने एक वीडियो देखा 3 महीने पहले देखा है, फिर उसका क्या रिवीजन का स्ट्रेटेजी होता था आप लोगों का? सर रिवीजन तो मैंने मॉड्यूल से ही किया है, और जो लास्ट में भोकाल और डाइजेस्ट सीरीज था वो मस्त है, उससे तो सब कुछ रिवाइज हो गया। और उससे भी ज़्यादा मुझे लगता है कि MCQs प्रैक्टिस करनी चाहिए। मैंने तो लगभग ऑलमोस्ट 900+ टेस्ट दिए सब मिला के, वीकली, उड़ान, सब शॉर्ट सब मिला के ऑलमोस्ट 900+ टेस्ट दिए। सो आई थिंक प्रैक्टिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। 900 कर दिया आपने, इतना क्वेश्चन कर दिए। सर एक चीज़ यहाँ पे जरूर और थोड़ी सी प्रूफ होती है, कहते हैं कि जीडीसी में क्वेश्चंस की कमी नहीं है। आप क्वेश्चन करते करते थक जाएंगे लेकिन कभी क्वेश्चन खत्म नहीं होंगे। एक और छोटा सा सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा, ड्यूरिंग द एग्जाम की अगर मैं आपसे बात करूँ, एक होता है ना कि जब बच्चा जाता है एग्जाम देने, तो जो आप सभी ने वो लक फैक्टर वाली बात किया था ना, मैंने जब अपना लास्ट सेशन एक किया था 7 डेज बिफोर स्ट्रेटजी वाला, तो उसमें मैंने एक चीज़ को बहुत अच्छे से आप लोगों को समझाया था कि कभी कभी क्या होता है ना, मैं ये नहीं कहता हूँ यहाँ पे जितने मेरे बच्चे बैठे हैं ये सब रैंकर्स हैं, ये सब टॉपर्स हैं, ठीक है, नॉट एट ऑल कि इनमें कोई भी डिफ्रेंसिएशन है, लेकिन हाँ जो थोड़ा सा अंतर आप लोगों ने बोला ना लक फैक्टर, उसको मैं इस तरह से देख सकता हूँ कि जब क्वेश्चन आप ओपन करते हो, स्लाइड ओपन होती है, पहला क्वेश्चन आता है, अब इमेजिन करिए आपके शुरू के 10 क्वेश्चन ऐसे आ गए जो आपसे नहीं बने, आपका वहीं पे कॉन्फिडेंस लेवल डाउन होने लग जाता है। भले उसके बाद के हमारे 114 क्वेश्चन 115 क्वेश्चन पड़े हुए हैं, वो हमें आंसर रिजल्ट दे के जाएंगे, लेकिन वो जो शुरुआत का होता है ना वो हमें परेशान करता है। कुछ शुरुआत में कुछ ऐसा मिला था या इन बिटवीन कोई, क्योंकि यहाँ सेक्शन वाइज था भाई, एक सेक्शन हो सकता है हमसे बना जिसमें हमसे कम बना, कैसा था एक्सपीरियंस वो चीज़? तो GPAT के टाइम पे तो जो फर्स्ट 2 सेक्शंस थे वो थोड़े डिफिकल्ट थे, मेरे इतने नहीं बने थे, लाइक UV वगैरह कुछ आ गए थे, तो एक डर लग गया था कि अब जितना मैंने सोचा था अटेम्प्ट करूँगी उतना नहीं कर पाऊंगी, बट जो लास्ट के 3 सेक्शन थे वो ठीक ठाक थे, तो उधर मैंने कवर कर लिया। तो स्टार्टिंग से अगर हमें क्या लगता है कि नहीं होगा, एक बार पढ़ तो लो, वापस पढ़ लो, ऑप्शन से पढ़ लो, हो जाएगा, बट हम क्वेश्चन देखते यार नहीं पढ़ा है, नहीं होगा, एक हम वो माइंडसेट ऑलरेडी क्लियर कर देते हैं कि नहीं होगा करके, पर होता है, एक बार ट्राई तो कर लो फिर से, और आप ही कहते हैं कि क्वेश्चन बार पढ़ लो। सो आई थिंक एक वो था, फिर जैसे जो नेक्स्ट 3 सेक्शन थे उसमें मैंने कवर अप कर दिया, फिर उसमें मुझे एक और था कि ओवर अटेम्प्ट कर लूँ, तो उधर कुछ नेगेटिव्स भी चले गए, पर ओवरऑल ठीक था। क्वेश्चंस का क्या रहता था? सर मैंने 900 टेस्ट किए, मतलब मस्ती तो थे, हाँ डायरेक्ट आते थे, जो क्वेश्चन थे ना वही आते थे। मुझे तो ऐसा लग रहा था जब मैं GPAT दे रही थी, ऐसा लग रहा था कि मैं घर पे हूँ और मॉक टेस्ट दे रही हूँ। और इवन नाइपर में तो कुछ क्वेश्चन डायरेक्ट नाइपर के मॉक टेस्ट में से थे, जैसे सर्वेलेंस का स्पेलिंग, और वो तो मेरे सामने ही CCTV सर्वेलेंस लिखा था, तो मुझे सब याद आ रहा था। सो आई थिंक क्वेश्चंस आर वेरी ग्रेट इन GCC। आप लोग जो है सब लोग क्वालिफाई किए हैं, कुछ न कुछ रैंक आपका 1, 2, 3, 4, 9, 10 आया है, तो आप लोग आपस में फील कर रहे होंगे काश मेरा एक क्वेश्चन और सही हो गया, मेरा भी रैंक इम्प्रूव हो गया होगा। तो क्या ऐसा फील हो रहा है कौन सा क्वेश्चन गलत हो गया जिससे मेरा रैंक जो है कम हो गया? तो क्या उसका ओपिनियन होगा? जब मेरा नाइपर होके आया था तो मैंने तो पहले वो G20 का क्वेश्चन देखा, उसमें मैंने इंडिया लगाया था, वो आंसर ब्राजील था, तो तब मुझे बहुत ऐसे डाउन फील हो
एक बेचैनी सी हो गई थी, पर जब रिजल्ट देखा तो तब लगा ठीक है यार, सहन लूंगी, थोड़ी बेचारी कुछ देर हुई। तो ये एक जो सबसे ज़्यादा एक बच्चों के मन में सबसे पहले क्यूरोसिटी आती है व्हेन वी हैव टू स्टार्ट। वैसे मैं पहले कहता हूँ कि आप फर्स्ट ईयर अपना फार्मा समझिए, देन आप आगे की बात करिएगा। तो एक अगर आपके अकॉर्डिंग मैं कहूँ, आपकी इस पूरी जर्नी को देखते हुए मैं कहूँ तो एक्चुअल कब से शुरुआत करना चाहिए हमारे इस प्रिपरेशन को? सर तो पहली बात मैं कहना चाहूँगा कि इस जीडीसी के बारे में मुझे पता चला था सेकेंड ईयर में, जब हम लोग का ऑफलाइन चालू नहीं हुआ था। तो हमारे एक सर ने सिंथेसिस ऑफ वारफेयरिंग आपका एक वीडियो था, तो वो दिया था कि आप इसको रेफर कर सकते हैं देखने के लिए। तो वो मेरा पहला वीडियो था आपके, तब से मुझे पता चला जीडीसी के बारे में। तो सर मुझे एक चीज़ तो पता चला, मैं एक साल था जीडीसी के साथ प्राइम बैच में, तो जो प्राइम का एक साल का जो कोर्स है वो मैं मानता हूँ कि बहुत ज़्यादा मतलब इनफ इज़ मोर देन इनफ। तो लेकिन फिर भी अगर कोई 2 साल करना चाहेगा तो इट्स फाइन, लेकिन तो आई वुड से अगर थर्ड ईयर से चालू करते हैं, क्योंकि कभी एक्चुअल कोर्स जो सब्जेक्ट आते हैं तो उसके पहले शायद उनको समझ में भी ना आए। तो थर्ड ईयर के मतलब आप कह सकते हैं एक ईयर का प्रिपरेशन इज मोर देन इनफ। और जो मेरे पास था प्राइम के जो रिसोर्स थे, जो लेक्चर्स थे, टेस्ट थे, रिकॉर्डेड लेक्चर्स थे, मतलब वो सिर्फ टेस्ट भी नहीं, हमने नॉलेज के लिए भी मतलब बहुत ज़्यादा मतलब बहुत कुछ सीखने को मिला उन चीज़ों से। नहीं सर वैसे तो कुछ गैप ऐसा है नहीं, क्योंकि डेली क्लासेस होते हैं और बहुत ज़्यादा क्लासेस होते भी नहीं। आप एकदम मतलब क्या करें परफेक्ट है, क्योंकि पहले थोड़ा सा कम क्लासेस रहता है, लेकिन जब कैसे चलता जाता है उसके बाद क्लासेस भी बढ़ते हैं। आप लोग शायद ज़रूरत पड़े तो एक्स्ट्रा क्लासेस भी देते हैं। अभिषेक शायद रात बजे को डाउट सेशन भी लिए थे। तो हाँ सर वैसे तो बिल्कुल बैलेंस्ड है। और इस मुझे पता नहीं पिछले साल का, लेकिन इस साल वो सुपर 50 का एक हम लोग का मॉक टेस्ट भी था, 50 मॉक टेस्ट का, वो बहुत ज़्यादा हेल्प किया था। क्योंकि लास्ट के एग्ज़ाम में हाँ ऐसा बहुत क्वेश्चंस थे जो कि लगा था हाँ मैं तो कुछ देर पहले देखी है। तो आप सेल्फ स्टडी पे प्रेफरेंस करेंगे क्लास को, इसको प्रेफरेंस देंगे? सर एक बार सेल्फ स्टडी या क्लास, आप किसको प्रेफरेंस दिया आपने जर्नी में जो भी किया आपने? सर क्लासेस का एक बहुत बड़ा एडवांटेज ये था कि आप लोग जिस तरह से पढ़ाते थे, सभी लोग जिस तरह से पढ़ाते थे, जिस अप्रोच से पढ़ाते थे, उससे एक चीज़ अगर 5 मिनट भी लगता था, हम लोग को 5 मिनट भी लगता था, अगर आप 10 मिनट भी देते थे तो इतना तो श्योर है वो कम से कम अगले 2 दिन या एक हफ्ता तो भूलेंगे। तो सेल्फ स्टडी, हाँ सेल्फ स्टडी इज इम्पॉर्टेंट, क्योंकि ऐसा होता नहीं कि सब कुछ मतलब सबका क्लियर हो जाए। कुछ होता है कि पर्सनल लगता है ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो हाँ सेल्फ स्टडी इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। लेकिन अगर क्लास करते हैं तो जनरल टॉपिक है वो बहुत अच्छे से कवर करेंगे, बहुत इजीली कवर करेंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले तो सभी क्वालिफाई हो, जितने लोग अटेंड किए हो नहीं आ पाए हो, सबको बहुत सारा कॉन्ग्रेचुलेशन। क्योंकि जब भी टॉपर्स की लिस्ट बनेगी उसमें डिविजन्स का नाम तो रहेगा ही, ये होता आया है और आगे भी होता रहेगा। सबसे पहले मैं पूछना चाहता हूँ सभी टॉपर्स से कि जीडीसी का जो प्राइम सबसे बेस्ट कोर्स माना जाता है, आप लोग भी हमेशा सजेस्ट करते हो, आपके सीनियर्स ने सजेस्ट किया, जीडीसी प्राइम में जो मॉड्यूल होती है ना, हम लोग सबसे बेस्ट मानते हैं कि मॉड्यूल। तो क्या किसी बच्चे को अगर तैयारी करना है मॉड्यूल उसके तैयारी के लिए सफिशिएंट है, या फिर उसके अलावा भी स्टैंडर्ड बुक भी रिफर करनी पड़ सकती है, इसको बताओ। सर जो हमारा भोपाल सीरीज हुआ था तो उसमें पीयूष सर के कुछ क्लासेस थे जहाँ उन्होंने मतलब चार्ट में दिखाई दी थी बिल्कुल लैकमैन की, मतलब वो बोलते थे लैकमैन की एक लाइन जो है वो मॉड्यूल्स में ही है। तो मॉड्यूल्स बनाए बिल्कुल वैसे ही है कि एकदम स्टैंडर्ड बुक से कुछ मतलब जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो बिल्कुल कोड है उसका तो उधर है। और मैं सारे मॉड्यूल्स देखा हूँ और मैं ज़्यादा कुछ बुक्स रेफर किया भी नहीं था मॉड्यूल्स के अलावा। तो इतना तो मैं कह सकता हूँ कि हाँ मॉड्यूल्स हम बोलता है ना। और उसके बाद जो भी क्लासेस लेते थे सर लोग, तो मतलब उसके बाद जो नॉलेज गेन करते थे क्लासेस के बाद, जैसे मैं कहूँ कुछ रिकॉर्डेड क्लासेस थे वो अगर मॉड्यूल में करते तो वो जो मॉड्यूल्स बनता है वो मतलब बहुत ज़्यादा है। तो ये एक क्वेश्चन है, डू यू थिंक कि जीडीसी प्राइम में कोई अपडेट या चेंज की ज़रूरत है राइट नाउ, अभी जो चल रहा है?
कोई अपडेशन चाहते हो कि ये शायद मिसिंग था कोर्स में, सर अगर ये भी वहाँ होता तो शायद और बेहतर हो सकता है? नो सर, बिल्कुल, मतलब आप तक बिल्कुल सर वैसा ही है कि आप लोग लाइव क्लास लेते हैं और आप लोग बोल भी देते हैं जो कुछ रिकॉर्डेड क्लासेस है, आप अगर पहले देख के आएंगे तो आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर करेंगे, तो उसके बाद आपको मज़ा आएगा। सबसे बड़ी बात है कि आपको क्लासेस करने में, नॉलेज लेने में भी मज़ा आएगा। उसके बाद वीकली टेस्ट होते हैं, टॉपिक वाइज टेस्ट होते हैं, हम टेस्ट कर सकते हैं कि हम कितना जानते हैं नहीं जानते। और सर मैं एक छोटा सा बात कहना चाहूँगा, श्रीकांत सर के जो क्लासेस थे एनालिसिस के, सर ऐसे ऐसे कुछ क्वेश्चंस देते थे जहाँ पे ऑप्शन सी बोथ होता था, ऑप्शन सी नन होता था, तो मतलब वो सोचना पड़ता था और उससे बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता था। तो मतलब वो क्वेश्चंस करने में बहुत मज़ा भी आता था सर। मतलब ऐसे क्वेश्चन हम ज़्यादा देखते भी नहीं थे कि बोथ भी होता है और नन भी होता है, तो बहुत मज़ा आता था सर। एक सवाल मेरा है, किसी ने मुझे बोला था कि श्रीकांत सर 3 टाइप से कंटेंट लाते थे। तुम बहुत पढ़ने वाले हो तो इतना पढ़ो, थोड़ा कम पढ़ने वाले हो तो इतना पढ़ो, उससे कम पढ़ना चाहते हो तो इतना पढ़ो। क्या था वो कॉन्सेप्ट? सर एक क्लास का मैं बात बताऊंगा, वो था टाइट्रेशन का। तो टाइट्रेशन का सर शायद सेकेंड लेक्चर था, तो सर वो मैं कहूँगा शायद 5 मिनट के अंदर पिछले क्लास का पूरा रिविजन किए थे, जो उससे तक जितना हुआ था उसका भी रिविजन किए थे, उसके बाद पूरा क्लास खत्म किए थे। तो मतलब वो 3 चीज़ इधर ही खत्म हो गया था उसी क्लास में की, बाकी क्लास में हुआ था ये क्लास। तो मतलब मुझे बहुत अच्छे से याद है। क्वेश्चन से पूछना चाह रहा हूँ, जी बीकॉम में जैसे पढ़ते हो जो सिलेबस और जो जीपैट पढ़ते हो, कोई डिफरेंस है उसमें या नहीं है? क्या लगता है आप लोगों के अंदर? बहुत से स्टूडेंट जो आने वाले उनको लगता है जीपैट अलग है और हमारा बीकॉम अलग है। आप लोगों ने तो इसको पूरा एनालाइज किया हुआ है, रिजल्ट भी आया है, तो आप बताइए क्या डिफरेंस है या नहीं? सर सिलेबस तो मैं कहूँगा बिल्कुल एक ही है, लेकिन हाँ कुछ होता है एम्फेसिस, कुछ टॉपिक्स होते हैं जिनको एम्फेसाइज किया जाता है कुछ एग्जाम्स में। तो नाइपर में भी थोड़ा अलग होता है, थोड़ा अलग, ऐसा नहीं कि मतलब हम ऐसा बोल सकते हैं अप्रोच अलग है। यहाँ कॉम्पिटिटिव एग्रेसिव अप्रोच लेना पड़ेगा, वहाँ थोड़ा सा स्लो चलता रहता है। बिल्कुल, बाकी डिफरेंस नहीं है सिलेबस, बिल्कुल नहीं। अगर कोई अच्छे से पढ़ता है तो दोनों चीजें आसानी से साथ में हो सकती है। जैसे आपने क्लासेस किए थे प्राइम बैच के, तो आपके सेमेस्टर में उनका रोल रहा है बहुत खास है। आप लोग प्रिपेयर किए थे और एमसीक्यूज के लिए, लेकिन जो कॉन्सेप्ट तैयार हो गया था, अगर मैं तो अगले भाषा में एक्सप्लेन कर रहा हूँ तो 5 मार्क्स 10 नंबर का क्वेश्चन तो आराम से मिल जाएगा सर। ओके, शिवम मेरा एक सवाल है। सवाल से पहले एक छोटी सी लाइन हमारे लिए याद आती है कि कौन कहता है कि आसमान में सुराग नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो या हो। ये लाइन इसलिए क्योंकि लास्ट ईयर का शिवम और इस ईयर के शिवम में बहुत बड़ा डिफरेंस है। लास्ट ईयर शिवम ने जब एग्जाम दिया, ही वॉज नॉट क्वालिफाइड। नाउ दिस ईयर इज नॉट ओनली क्वालिफाइड बट ऑल्सो गेट द 3rd रैंक AIR। मतलब ये सभी के लिए इंस्पिरेशन है। और मैं आप सभी के लिए बता दूं कि शिवम ने लास्ट ईयर जब थे 4th ईयर में, तब उनका नॉट क्वालिफाई था। विद द मास्टर इन्होंने ये किया है 1 साल में। मतलब ये एक उनके लिए मिसाल होने वाला है, जो ये कहते हैं ना कि सर मेरा इस साल नहीं हुआ, मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरा मोटिवेशन डाउन हो गया, मेरा क्या होगा, समथिंग लाइक दैट। तो उनको ये बात से सीखना चाहिए और आज वहीं से मेरा शुरुआत है। शिवम, इस 1 साल की जर्नी में जो था आपने, जो ये चेंज था एक एग्ज़ाम से दूसरे एग्ज़ाम के बीच में, उसमें सबसे ज़्यादा आपने क्या सीखा? सर मैं तो इसी चीज़ पर फोकस करूँगा, जो हार्ड वर्क है और कंसिस्टेंसी है ये, और रिवीजन में, क्योंकि मैं जो दिन में टाइम कम नहीं पाता था जीपैट को, क्योंकि मैं पहले से मास्टर्स कर रहा हूँ, तो मैं जो भी टाइम देता था उसमें पहले मैं रिवीजन स्टार्ट करता था, जो मैंने पिछला पढ़ लिया। मेरे साथ कितनी बार ऐसा हुआ है कि मैं कुछ नया नहीं पढ़ पाया दिन में, लेकिन मेरा सारा टाइम रिवीजन में लग गया, लेकिन मेरे को बात कभी रेगरेट नहीं हुआ। मैं अभी भी कोई मैं ज़्यादा कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तैयारी कर रहा हूँ, तो मैं पहले रिवीजन करता हूँ, पिछला रिवाइज करता हूँ। तो आज कुछ नहीं हुआ, एक बार एक बार कही थी मेरे को भी क्या है वो, अगर आप लाइन खींच रहे हो और वो लाइन पीछे से मिटती जा रही है तो कोई फायदा नहीं है, आप कॉन्स्टेंट चल रहे हो, आप लाइन खींचो लेकिन आप पीछे कभी देखते रहो। तो मैं यही कहूँगा रिवीजन में फोकस पे। Correct. Okay, congratulations all of you. And I have 3 questions for you. What inspired you to join in GDC? And what are the golden rules you have followed? And what are the golden rules you have suggested for your juniors? And also, what are the mistakes we should avoid while preparing for GPAT examination?
सर गोल्डन रूल्स तो मैं यही कहूँगा कि रिवीजन एंड टेस्ट सीरीज ये लगाते रहो आप। अगर आप कुछ नया नहीं पढ़ रहे हो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, मतलब ऐसा कोई भी बच्चा नहीं होगा जिसने सारी क्लासेस ली होगी, जिसने सारा सिलेबस कर लिया होगा 100%। कुछ ना कुछ सबका रहता ही है, और ऐसा भी नहीं है कि जिसने 125 के 125 क्वेश्चन करे हो 500 मार्क्स लाया, सबका कुछ ना कुछ रहता ही है। सब आप अपने आप को सब बीच में से देखो। और GDC मैंने क्यों ज्वाइन करा, क्योंकि सर हमारे सीनियर्स हैं, मैं जिस कॉलेज में अभी और जिसमें पहले भी था, जितनों से मिला हूँ सबने मेरे को GDC रेकमेंड करा है, और मैं GDC को B.Pharm के फर्स्ट ईयर से फॉलो कर रहा हूँ, जो आपका फ्री कंटेंट है, तो क्वालिटी वैसे भी दिखती है यूट्यूब पे भी। How do you stay consistent throughout your journey? Sorry? How do you stay consistent throughout your journey? How do you stay motivated? मोटिवेटेड तो सर फैकल्टी को देते हैं मोटिवेशन, जो जैसे या मेरे नंबर कम आते हैं, मेरे से क्वेश्चन नहीं होता था, वो मेरे मोटिवेशन था। मैं आपका एग्जाम्पल देता हूँ, हम कल रात को 2 बजे सोए हुए यहाँ प्रोग्राम जैसे मेरे साथ अनुभव है GPAT AIR रैंक 2 नाइपर AIR रैंक 5, ये 2 बजे सोया था मेरे साथ, लेकिन आज सुबह मैंने इसको 5 बजे देखा, अलार्म लगा के उठ के इसने रिवाइज करा है अपना सारा सिलेबस। इसका GPAT भी हो चुका, नाइपर भी हो चुका, फिर भी इसने 2-3 घंटे आज रिवाइज करा है कि ताकि भूल नहीं जाऊँ। तो मोटिवेशन आप आसपास देखोगे, अगर आप एक्सटर्नल किसी मोटिवेशन पे डिपेंड हो तो वो ओवर द टाइम डिले बढ़ जाएगा, कम हो जाएगा। आपके एक अंदर से मोटिवेशन होना चाहिए, और अपने आसपास भी देखो। मुझे पहले बता आज क्या आज क्या रिव्यू, क्योंकि सर मेरा एम ये नहीं है कि खाली GPAT और नाइपर निकल गया अब खत्म हो गया। मैं चाहता हूँ कि आगे जो भी एग्जाम आए वो सारे क्वालिफाई करो, कोई भी आए RRB CDI तो वो मुझे सारे क्वालिफाई करने, तो उसके लिए रोज मेहनत करना बहुत जरूरी है। उतना नहीं पढ़ा मैं जितना घर पे पढ़ता हूँ, तो 2 घंटे कर लिया तो एटलीस्ट वो रहेगा मुझे आदत। सर मेरे साथ क्या प्रॉब्लम है कि मैं कभी एक दिन छोड़ता इसलिए नहीं हूँ, जैसे मैंने एक दिन छोड़ दिया तो मुझे फिर डर लगा रहता कि एक दिन करके ये कहीं महीने ना बन जाए, क्योंकि मैंने जब स्टार्ट करा था पढ़ाई करना, क्योंकि मैं पढ़ाई में बहुत अच्छा नहीं था, तो मैंने बताऊँ कैसे स्टार्ट करा था कि बस एक दिन पढ़ाई करनी है, कल नहीं करनी, एक दिन करनी है, एक दिन करनी है, एक दिन करनी है। इसे सप्ताह बीत गया और उन सप्ताह से महीनों बीत गए, तो मैं एक दिन मैंने छोड़ दी तो कहीं ये सप्ताह ना बीत जाए, फिर महीने ना बीत जाए वापस आने में, तो थोड़ा वो रहे, मतलब ज़्यादा नहीं पढ़ना, तब थोड़ा थोड़ा वो रहा एक्सपोजर टाइप है ना, कि ज़्यादा एंजॉय हो गया बस वो होता है। फुल पार्टी में वैसे भी कल तक पूरा मजा आया। आपका तो लास्ट ईयर B.Pharm पास आउट हो गया, लास्ट ईयर GPAT नहीं हुआ किसी रीजन की वजह से। आपने जामिया अंदर एक अच्छा इंस्टीट्यूट है, आपने वहाँ से M.Pharm के लिए एडमिशन भी ले लिया, अपनी मनपसंद ब्रांच फार्मास्यूटिक्स आपको मिल भी गई, केमिस्ट्री मिल गई, बट फिर क्या वो अंदर से रहा कि नहीं मुझे इस बार भी GPAT देना है और मुझे रैंक लेके आना है? ऐसा क्या था अंदर से जो छूटा रह गया था भाई? क्योंकि सर मैं जिस लैब में काम कर रहा हूँ वहाँ पे सबके GPAT CSIR ये सब क्वालिफाइड है, तो उनको देख के लगता था कि मेरे पास भी कोई नेशनल लेवल एग्जाम होना चाहिए। फिर उन्होंने भी मदद करी थी, क्योंकि जो हमारी लैब है, अगर आप जामिया अंदर में जाओगे तो वहाँ लिखा हुआ है एलुमनाई कि जो करंटली एलुमनाई है उनमें भी GPAT के टॉप रैंकर्स है, नाइपर के टॉप रैंकर्स है, PhD के, तो ये मेरा भी ड्रीम था। उसको देख के मतलब जब कॉलेज में घुसते हैं जो मोटिवेशन मिलता है ऐसा करना है, तो फिर सीनियर से मोटिवेट करा था। मेरा क्वेश्चन आप सब लोगों से है, जैसे क्लास के टाइम पे कोई टीचर जैसे 10-15 मिनट लेट भी हो जाए तो उस समय आपके माइंड पे क्या चलता है कि नेटवर्क इशू हो गया है या टीचर चलो, क्या लगता था आपके माइंड पे? कोई भी कौन सबसे अच्छा आंसर देगा, सच्ची वाला। मैं तो बाद में ही देखता था 2x करके, क्योंकि आराम से हो जाता था 2x करके, क्योंकि सर बहुत आराम से पढ़ाते हैं सारे सर सबके हिसाब से, तो मुझे लगता है मैं 2x में कंफर्टेबल हूँ, तो मैं बाद में ही देखता था। तो ये जवाब वही दे पाएगा जो लाइव देखता था, क्योंकि मैं तो लाइव देखता नहीं था, तो मैं वेट करता नहीं था ऐसे ज़्यादा। कल की वीडियो देख रहा था, जैसे आज आप लाइव दे रहे हो तो मैं कल की देख रहा हूँ, आज आप लाइव लोगे तो मैं कल की देखूँगा। अब जो लाइव देख रहा है वो बताएगा भाई कोई इनमें से कौन है भाई लाइव। कुछ क्लासेस तो लाइव ही देखते थे, पर कभी कभी कॉलेज की वजह से कुछ रिकॉर्डेड भी देखना पड़ता था, और क्लासेस क्योंकि शाम को ही होते थे तो कोई प्रॉब्लम भी नहीं होता था, और मतलब क्लास ऐसा ही होता था कि पढ़ाई भी हो रहा है और उसके साथ साथ थोड़ा मस्ती, थोड़ा मोटिवेशन, और ऐसे करते करते ही इतना दूर आ गए हम। आप में से कोई भी मुझे ऐसा बच्चा नहीं मिला है जिसकी दोनों रैंक सेम हो, कोई है क्या ऐसा GPAT और नाइपर की? नहीं। Then how did you do that? पहले ये बताओ, और वो भी दोनों में फर्स्ट रैंक, ये मुझसे बड़ा सवाल है, इसका आंसर क्या है आपके पास? नाइपर का प्रिपरेशन करते रहते हो तो पहले आप GPAT करते हो तो GPAT काफ़ी रहता है, मतलब GPAT के लिए पढ़ रहे हो, उसकी टेस्ट सीरीज दे रहे हो, तो नाइपर अपने आप की प्रिपरेशन हो ही जाती है। और
उसको प्रेपरेशन तो करते ही रहते हैं, तो हो ही जाए। मतलब पढ़ते ही रहे कहीं ना कहीं से तो क्वेश्चन आ ही जाएगा। ओके, एक अच्छा थोड़ा सा सवाल यहाँ पे आता है, लाइक जीडीसी भोकाल was like the history in the pharma field, 100 hours continuous class by all the faculty of the GDC. How's the feel and what was the experience during that journey? सर बहुत अमेजिंग था। उस वक्त मुझे प्रेपरेशन किधर से प्रेपरेशन करना था, तो लाइक अभी टेस्ट सीरीज भी कम पढ़ रहे थे, तो भौकाल आ गया, तो चलो ठीक है भौकाल कर देते हैं। मैंने देखा अरे 6 मिनट का वीडियो है, नहीं 6 घंटे 11 घंटे वहाँ पे देखता था, तो यूट्यूब चालू करता था तो देखता था अभी भी लाइव ही चल रहा है। मैं 2 बजे देखता था, 2 बजे रात तक भी लाइव ही चल रहा है। मतलब अभी मैं कंप्लेन नहीं कर सकता कि मेरे पास प्रिपरेशन करने के लिए कुछ कम पड़ रहा है। मतलब पूरा दिन रात है, मटेरियल सब है, तैयारी सब है, टीचर्स का डेडिकेशन है। मतलब अभी इतना भौकाल कर दिया, मतलब रैंक तो वहाँ लाना ही है अभी। करेक्ट, क्योंकि जीडीसी का एक है ना, जीडीसी से आप मांगोगे 1, जीडीसी आपको देगा 2, ठीक है, और वो एग्जाम्पल देखने को मिल रहा है। हाँ, लेकिन एक बात है, और मैं कॉलेज के एक्टिविटीज़ में भी इन्वॉल्व था, तो जैसे था, लेकिन बात ये है कि उसके लिए मैं सभी यहाँ पे जीडीसी के जितने भी मेंबर्स हैं, इवन मैं कहूँगा कि जो हमारे जो कोऑर्डिनेटर्स मैम हैं, अंकिता मैम या फिर आरती मैम, वर्षा मैम, इन लोगों से मैं ऐसा भी हुआ कि मैं रात 12 बजे को इनको फ़ोन किया था कि मेरा ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है। तो मतलब सिर्फ स्टडीज़ या सिर्फ नॉलेज नहीं, मैं कहूँगा मैं सभी से कुछ सीखा हूँ लाइफ का लेसन, कैसे अप्रोच करना चाहिए कुछ डिफ़िकल्टी को, कैसा अप्रोच रहना चाहिए, कैसे शांत रहना है, कब गुस्सा होना है, कब नहीं होना है, तो कब किसको बताना है, नहीं बताना है, तो ये सब सीखा। और मैं वैसे में बता नहीं सकता कि ऐसे मैनेज कैसे हो गया। हाँ, मुझे जब मैं कॉलेज में हूँ तब कॉलेज में हूँ, तब इसका कुछ नहीं है, जब प्रिपरेशन ले रहा हूँ तब प्रिपरेशन ले रहा हूँ, तब कॉलेज का कुछ नहीं है, तो ये आ जाता है। ये एक दिन में नहीं होगा, लेकिन एक दिन होगा। ठीक, मेरा एक सवाल और है, जैसा कि जीडीसी हर बार अपना ही रिकॉर्ड बनाता है और जीडीसी हर बार अपना ही रिकॉर्ड तोड़ के एक नया रिकॉर्ड फिर सेट कर देता है। हमने महामैराथन सीरीज शुरुआत किया था 500 क्लासेस से, then 1000, then 3000, then 5000 and this year we have completed the 11,000 MCQs महामैराथन सीरीज। कितना उसका इम्पैक्ट रहा और कितना आपने उन टेस्ट मैराथन की क्लासेस को आपने कंटिन्यू किया? मैराथन सीरीज़ है, बहुत इम्पॉर्टेंट थी। मैंने अपनी प्रिपरेशन थोड़ी लेट चालू कर दी थी, दिसंबर में चालू कर दी थी, तो उस वक्त मुझे मालूम नहीं था कि क्या मैं सही जा रहा था, क्या मैं गलत जा रहा था। तो मुझे वो लाइन पे लाने के लिए, समझने के लिए कि कहाँ मेरी वीकनेसेस है, कहाँ ज़रूरत है अटेंशन देने की, तो मैं मैराथन सीरीज़ देता था। जितना हो सके संडे टू संडे जो है, कम से कम 1-2 पेपर तो करना ही है, कोई भी सीरीज़ हो, तो उसे सॉल्व करो, फिर बाद में देखो गलतियाँ कहाँ है, फिर वीकनेस कहाँ है, उसे पढ़ते रहो। तो मैराथन मैंने ज़्यादा तो टेस्ट सीरीज़ नहीं दिए थे, क्योंकि उस वक्त पढ़ना भी तो था। एक बार लास्ट महीने में ही मैंने ऑलमोस्ट आपने कहा था टेस्ट सीरीज देते जाओ, कम से कम एक दिन में 2 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करो, फिर 2 टेस्ट सीरीज हमारे करो, तो मैंने वही फॉर्मूला अप्लाई करके ही किया है। मतलब गाइडेंस आपने फॉलो किया कि अगर एक दिन में टेस्ट देना है तो 2 देना ही है, कैसे भी है, कोई भी है, कहीं से भी देना है। ओके, बढ़िया। तो इन सब की इन सब बातों को सुनने के बाद मुझे अब एक छोटा सा एक लाइन याद आ रहा है कि किसी ने सोचा ना था मेरी इतनी ऊंची उड़ान, एमसीक्यू से लड़ते लड़ते बन गए फार्मा के सुल्तान। हर बच्चे की आंखों में अब चमक है बेहिसाब, क्योंकि जीडीसी ने बना दिया है उनको कामयाबी का नवाब। तो एक बार जोरदार तालियां आप सभी अपने लिए बजा सकते हैं। नाउ दिस इज द मोमेंट टू give the love from the GDC. I request Dr. Piyush Jaiswal sir, I request all the respected faculty members to please come on the stage for the memento distribution to all the students.